नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आशियाने में दरार, बचा लो सरकार। जी हां, जोशीमठ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी जोशीमठ पहुंच गए हैं। जोशीमठ में जर्जर मकानों को गिराया जाएगा। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। होटल मलारी और माउंट व्यू को भी ध्वस्त किया जाएगा। दोनों होटलों की बिजली भी काट दी गई है। असुरक्षित मकानों को भी गिराया जाएगा और ऐसे में लगातार नजर बनी हुई है सरकार की। जोशीमठ को लेकर तमाम रिपोर्ट्स लिए जा रही हैं। इलाके को नो मैन जोन घोषित कर दिया गया है। बिजली की तारों को हटाया जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे मौके पर तमाम जो ध्वस्तीकरण की टीमें हैं और कुछ ऐसे जर्जर पड़े भवन हैं, कुछ ऐसे जर्जर पड़े होटल और रेस्टोरेंट हैं जिनको ध्वस्त किया जाएगा। बिजली के तारों को भी हटाया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जोशीमठ पहुंचे हैं और साथ ही यहां पर जितने भी राहत बचाव का दल है वो भी मौके पर मौजूद है। तो जोशीमठ में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। लगातार हमने ये देखा कि 600 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनमें दरार पड़ गए हैं और इस वजह से सरकार भी वहां पर पहुंची। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां से लोगों से बातचीत की और ये भी जानकारी उनसे ली कि आखिर क्या परेशानी वो देख रहे हैं, यहाँ पर किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। होटल मलारी और माउंट व्यू को ध्वस्त किया जाएगा। ऐसे अनसेफ जोन्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमने घोषित किए हैं। उसमें हमारा इवैक्यूएशन अभी अंडर प्रोसेस है, मोस्टली वहाँ से कंप्लीट है। और जो उसके नियर बाय विसिनिटी में ऐसे बफर जोन्स हैं जहाँ पर जो अगर डेंजर जोन में अगर कोई मेजर स्लाइड आता है तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उधर भी हम इवैक्यूएशन का प्रोसेस कर रहे हैं। सभी को हम जो होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउसेस में हमने रिलीफ कैंप स्थापित किए हैं वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं और सभी तरह का सपोर्ट, रिलीफ सपोर्ट, चाहे राशन किट्स हैं और इस तरह के सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की टीम आज यहाँ पर आ रही है। तो उनके गाइडेंस और सुपरविजन में कि कैसे एक सेफ और साइंटिफिक तरीके से जो भी वो बिल्डिंग्स डिटरमाइन करते हैं कि वो अनसेफ हैं और अभी उनका ध्वस्तीकरण किया जाना आवश्यक है, तो उसमें हम उनके सुपरविजन में कार्रवाई करेंगे। तो जिलाधिकारी को आप सुन रहे थे। हालांकि अब आशियाने में दरार है और हर किसी की जुबान से एक ही शब्द निकल रहा है, वो ये कि सरकार अब बचा लो, सरकार अब हमें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दो, यही सब कह रहे हैं। पीयूष शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद है। पीयूष, जोशीमठ में आप इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के दिलों में अभी क्या चल रहा है। क्या जोशीमठ में कुछ ठीक हुआ है और अभी वहां पर कितनी टीमें गई हैं, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, अभी आप देख सकते हैं जोशीमठ में ये दो होटल हैं, होटल मलारी और होटल माउंट व्यू। इन दो होटलों को चिन्हित किया गया है। आज इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चलेगी और आपको मैं दिखाऊं कि अभी जो विद्युत व्यवस्था यहाँ पर थी उसे जो है तार जो हैं विद्युत के वो काटे जा रहे हैं, बिजली के तारों को हटाया जा रहा है ताकि कोई भी आपात स्थिति होती है तो ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो और कोई गंभीर स्थिति ना बने। नीचे के जो घर हैं आप देख सकते हैं, इस घाटी से हम इतनी ऊंचाई पर हैं, यहाँ से साफ आप नीचे के घर दिखाई पड़ रहे होंगे। इन घरों में रहने वाले लोगों को भी इस वक्त हिदायत दी गई है कि वो अपने घर खाली करके यहां से चले जाएं, क्योंकि जब ये डिमोलिश होगा तो निश्चित तौर पर इसका इंपैक्ट जो है वो नीचे के हिस्से में भी पड़ेगा। और दूसरा इंपैक्ट आपको मैं दिखाऊं कि घाटी के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, वहां उस तरफ आपको कुछ घर दिखाई पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट वहां तक जाएगा। तो इस तरह से ये घर जो हैं चिन्हित किए गए हैं, चूंकि दरारें यहाँ के पूरे हिस्सों में आ चुकी हैं। इस वक्त जिस छत पर मैं खड़ा हूं, इस छत के नीचे अगर मैं देखूं तो आपको साफ वो घर दिखाई पड़ेंगे जहां पर दरारें एकदम साफ दिखाई दे रही हैं और लोग अपना घर किस तरह से छोड़कर यहां से जा चुके हैं। लगभग यहां घरों में लोग की संख्या जो होती थी वो नहीं है। तमाम ऐसे होटल्स थे, वो होटल यहां पर खाली हो चुके हैं। लोग अपने सामान लेकर जहां से जा रहे हैं। तमाम ऐसे आशियाने हैं जो अब लगातार चिन्हित किए गए हैं और उसके बाद यहां पर यह तय हो गया है कि इनको खाली किया जाना, क्योंकि ये डेंजर जोन में है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप पूरा शहर इस वक्त आप देख सकते हैं, जोशीमठ का ये वो इलाका है। कहा जाता था कि 15 जनवरी यानी उत्तरायण के पर्व तक यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती थी, बहुत क्राउड रहता था, लेकिन इस वक्त आप क्राउड देख सकते हैं क्यों, तो ये पूरी की पूरी मार्केट की सड़क है जिसमें केवल पुलिस के जवान, मीडिया के लोग और स्थानीय लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं जो अपने सामानों को लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ के वो तमाम नागरिक
आपको साफ दिखाई पड़ सकते हैं। तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो दिखाई पड़ सकते हैं, जो अपनी अलग अलग जो उनकी मांगे हैं, जिनके आसियाने जा रहे हैं, जिन्हें रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपना ये घर पीयूष, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। इस बीच जोशीमठ से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जोशीमठ से जुड़ी एक सबसे महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाएंगे जोशीमठ से जुड़ी। तो जोशीमठ मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब 16 जनवरी को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। जोशीमठ मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तुरंत इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। इस पूरे मामले में 16 जनवरी को सुनवाई होगी, यानी कि इंतजार और भी ज्यादा करना होगा। वहां के लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण समय है। जोशीमठ मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है और जोशीमठ मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। पीयूष लगातार जुड़े हमारे सहयोगी। पीयूष, आप दिखा रहे थे कुछ तस्वीर, घरों की भी आप दिखा रहे थे। ये कितना मुश्किल है वहां के स्थानीय लोगों के लिए कि अपने उस घर को छोड़ना जिसमें वो न जाने कितने लंबे समय से रह रहे हैं। ये कितना मुश्किल होगा उनके लिए कि वो अपने घर को छोड़कर कहीं और जाकर रहेंगे, और जाए भी तो जाए कहाँ। बस एक सुरक्षित केंद्र में उनको पहुंचाया जाएगा, लेकिन उनको अपने घर की दीवार, उनके घर के एक एक चीज उनको याद आएंगी। क्या कहना था उनका जब आप लोगों से बात कर रहे थे? अंशिका, जब मैं लोगों से बात कर रहा था यहाँ पर, जो स्थानीय लोग थे, उनका एक डर था। उनका कहना यह था कि हम मर जाएंगे लेकिन अपना एक घर नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इस घर से उनकी यादें जुड़ी हैं। ये आप देख सकती हैं, ये मैं पहाड़ के उन घरों में मौजूद हूँ। आप पुराने ये घर हैं पहाड़ के। अब सोचिए, जिस व्यक्ति ने ये घर बनाया होगा उसकी कई यादें, कई मेमोरीज जुड़ी होंगी, लेकिन अब दरार आ गई है और पुराने घर के साथ नए घर में भी दरार है, तो निश्चित तौर पर ये घर छोड़ के तो अब जाना ही होगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ है, तखत पड़े हुए हैं, लोगों की टीवी पड़ी हुई है, तमाम ऐसे सामान पड़े हुए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करके लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उन सामानों को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ पर तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जहाँ पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पूरी की पूरी घाटी, कभी कहा जाता था कि ये जनवरी का महीना जो है उत्तरायण का पर्व होता है, 14 जनवरी को, उत्तरायण के पर्व तक यहाँ पर लगातार भीड़ रहती है। लेकिन आज की हालात ये है, आज की स्थिति ये है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं है, बल्कि यहाँ पर यहाँ पर कवरेज करने आए हुए पत्रकार हैं उनकी भीड़ है, स्थानीय लोगों की, और पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की भीड़ है। मतलब यहाँ स्थिति जो है वो नॉर्मल नहीं है। चारों ओर खूबसूरत वादियों का नजारा है, लेकिन इस खूबसूरत वादियों के बीच में जो करुणा के स्वर हैं, जो रुदन के स्वर हैं, वो स्वर यही हैं कि अब इनको ये आसियाना छोड़ कर जाना है। ये जिस आसियाने को इन्होंने बनाया था, जिस आसियाने के जरिए इनकी रोजी रोजगार चल रही थी, जो दुकानें थी, जो होटल्स थे, वो अब यहाँ नहीं होंगे। और नहीं होंगे तो इसका मतलब साफ है, इसका इंपैक्ट इनके आर्थिक जीवन पर भी पड़ेगा, और आर्थिक जीवन के साथ साथ इनका सामाजिक जीवन जो जोशीमठ से जुड़ा हुआ था वो भी शायद अब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आपने वहां पर लोगों से बातचीत की और कुछ वहां पर आपने वैज्ञानिकों से भी बात की थी, जो हमने दिखाया भी लोगों से, क्या है सबसे बड़ी वजह इन दरारों की? पीयूष, देखिए, वैज्ञानिक तथ्य जो है कि ये रॉक जो है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स, या हम कह सकते हैं कि राख पर बनी हुई रॉक है, और ऐसे में उस राख पर बनी हुई ये रॉक जो है ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती, बहुत मजबूत नहीं होती है, और यही एक वजह रही है जो वैज्ञानिकों ने अभी तक निष्कर्ष किया है। हालांकि आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि वैज्ञानिकों का वो दल जो वाडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान है वहां से निकलकर अब पहुंच चुका है, और वो भी अपनी सर्वे रिपोर्ट जो है वो भी तैयार करेगा, परीक्षण करेगा, वो देखेगा कि दरारें क्यों हुई हैं। दूसरा, जहां जहां पानी रिस रहा है, जहां से पानी निकल रहा है, तो आखिर वो पानी क्यों निकल रहा है और वो पानी आ कहां से रहा है? क्या वो पानी ग्लेशियर का है या फिर जमीन के अंदर कोई गतिविधि चल रही है? क्योंकि ये डेंजर जोन 5 है। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए पीयूष, एक चीज ये भी है कि उत्तराखंड की इसी परंपरा को, इसी संस्कृति को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लोग जोशीमठ जाते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े आश्रमों में लोग रहन सहन देखते हैं बाकियों का। यहाँ के बड़े बड़े आचार्य जो हैं वो मशहूर है पूरे देश भर से लेकर दुनिया भर तक। लेकिन क्या इस तरीके से खाली करने के बाद इस जगह को, यहाँ की संस्कृति और परंपरा को बरकरार रह पाएगी?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर जब खाली हो जाएगा, जब जनसंख्या विहीन हो जाएगा, लोग यहाँ नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उसकी संस्कृति और परंपरा पर असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आवश्यकता सबसे बड़ी है अंशिका, ये इस पूरी घाटी को अगर आप देखिए, इसकी खूबसूरती को देखिए, तो इस खूबसूरती को बचाना इस वक्त की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उसके अलावा आवश्यकता है यहाँ पर जो जनजीवन है उसे सुरक्षित करना, क्योंकि आपात स्थिति में अगर कोई ऐसी विकराल परिस्थिति होती है तो लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता सरकार की है। और उसके अलावा इस सौंदर्य को बचाना, कहा जाता है सामने का जो पर्वत आपको मैं दिखाऊं, इसे हाथी पर्वत कहा जाता है। इस हाथी पर्वत के चारों ओर अगर आप देखिए नजर उठा के तो बर्फ से लदी हुई पहाड़ आपको साफ दिखाई पड़ते हैं। ये वो इलाका है जिस इलाके को कहा जाता है कि सबसे अधिक, जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत ये इलाका है। कहा जाता है भगवान नारायण की ये भूमि है, और ऐसे में भगवान नारायण की इस भूमि पर इस वक्त आफत के बादल हैं वो साफ छाए हुए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अभी आफत के बादल छाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोग सबसे ज्यादा यहाँ की संस्कृति और यहाँ की परंपरा को मिस करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो विकल्प के तौर पर किसी और चीज को देख भी नहीं रहे हैं। यहाँ पर घर खाली कराने की बजाय और कोई विकल्प बच ही नहीं रहा है। अच्छा, अब तक कितने घर खाली हो चुके हैं, कुछ जानकारी आपके पास है पीयूष? देखिए 68 के आसपास जो परिवार हैं उन्हें यहाँ से हटा लिया गया है, और लगातार जो परिवार बाकी हैं उनको हटाने के लिए जो सर्वे का काम है वो लगातार चल रहा है। आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर इस वक्त एनडीआरएफ की जो टीम है वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ले रही है कि अब उसे आगे किस तरह से कार्रवाई करनी है। अंशिका, यहाँ साफ तस्वीरों में आप यहाँ से देख सकती हैं एनडीआरएफ की जो टीम है वो आगे किस तरह से उसे कार्रवाई करनी है उसके इंस्ट्रक्शंस लेती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग जो तैयारी है वो तैयारी कर ली गई है, लोगों को हटा दिया गया है, और बिजली के जो तार हैं वो अंतिम क्रम में अब हटाए जा रहे हैं ताकि अब आगे की प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से यहाँ से शुरू हो सके। लोगों के विस्थापन के साथ ध्वस्तीकरण हो उन प्रॉपर्टियों का, उन घरों का जो इस वक्त डेंजर जोन में आकर खड़े हो चुके हैं। बिल्कुल, अजय भट्ट के भी पहुंचने की जानकारी मिल रही है। अभी वो कब तक पहुंचेंगे, क्या जानकारी है? कुछ जगहों पर वो आ भी गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनका हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर पहुंचा है, वहां पर वो उतरे हैं, और उसके बाद अब वो वहां अधिकारियों से मंत्रणा करेंगे, बातचीत करेंगे, दिशा निर्देश देंगे, और आगे किस तरह से प्रारूप होगा उसको भी जानेंगे। और उसके बाद यहाँ स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करेंगे, उन डेंजर इलाकों को भी देखेंगे, वहां दौरा करेंगे। चूंकि 9 वार्ड है अंशिका, उन 9 वार्ड में जाना है। उसके बाद ये उस जोन तक भी आएंगे जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है, जहां पर हम लोग सब लोग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जोशीमठ में अभी क्या हो रहा है ये आपने देखा, लेकिन एक ही आवाज जो तमाम वहां के लोगों की आ रही है वो यही कि सरकार अब बचा लो, क्योंकि यहाँ पर अब हालात ठीक नहीं है। वो चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जामनगर की, जहां जामनगर को लेकर आपको बता दें कि अभी ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला है या अभी ऐसा कोई सामान नहीं मिला है जिससे कि ये पता लगे कि यहाँ बम जैसे चीज भी कुछ था। इमरजेंसी फ्लाइट लैंडिंग मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। थोड़ी ही देर में फ्लाइट अब टेक ऑफ भी करेगी, थोड़ी ही देर में फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। फ्लाइट में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। फ्लाइट में 236 यात्री और 8 क्रू मेंबर शामिल हैं। तो जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। मॉस्को गोवा फ्लाइट में बम के बारे में सूचना मिली। मॉस्को से गोवा आ रहे विमान की जामनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई और फ्लाइट में 236 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता, गुजरात पुलिस ने प्लेन के अंदर जांच की। एनएसजी की टीमों ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्लेन की जांच की है। इस दौरान एयरबेस पर रात में करीब 6 घंटे अफरा तफरी मची रही। गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस विमान में बम होने से संदिग्ध ईमेल मिला था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से संपर्क साधकर इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए कहा था। गोवा प्रशासन ने भी एहतियातन एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी। एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई। तो क्या है ये पूरा मामला, ये आपको हम बता रहे हैं। रात को जो मॉस्को से गोवा की एक चार्टर्ड फ्लाइट जो जामनगर डाइवर्ट की गई थी,
बॉम्ब थ्रेट के चलते जामनगर डाइवर्ट की गई थी। रात भर इसमें सर्च ऑपरेशंस सब चले। 236 पैसेंजर और 8 क्रू, ऐसे कुल 244 यात्रीगण इसमें शामिल थे। उन लोगों को सबको फ्लाइट से बाहर निकाल कर पुलिस की टीम, एनएसजी कमांडोज और इनकी टीम के द्वारा फुल सर्च ऑपरेशंस किया गया। एंड बॉम्ब BDDS स्क्वाड था, सभी के द्वारा जो है चेकिंग अच्छे से की गई। एंड अभी जाके सब ये होने के बाद में फ़्लाइट को अभी क्लियर किया गया है। एंड आगे की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जो फ़्लाइट है गोवा के लिए टेक ऑफ करेगी। स्टेट पुलिस भी थी, एनएसजी कमांडोज भी थे एंड बाकी भी सारी एजेंसीज थे। इनका अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ में ये ऑपरेशन संपन्न हुआ। तो दिल्ली में बीजेपी महामंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। 16 और 17 जनवरी को ये होने वाली कार्यकारिणी बैठक को लेकर चर्चा होगी। दिए गए टास्क की समीक्षा भी होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तैयारियों पर चर्चा होगी। जेपी नड्डा के कार्यकाल के बढ़ाने को भी लेकर चर्चा हो सकती है। इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो शुरू दिल्ली में 16 और 17 जनवरी को बैठक होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने का ऐलान इसमें हो सकता है। अब क्योंकि चुनाव है, आने वाले समय में तमाम चीजें ध्यान में रखना है। संगठन आगामी राज्य विधानसभा चुनाव पर भी रणनीति तैयार करेगा। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। पाटिल के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शिरकत करेंगे। अगले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की जगह मोहन कुंडारिया आ सकते हैं, कहा जा रहा है। पुरुषोत्तम रुपाला बनाए जा सकते हैं प्रदेश प्रमुख। देवू सिंह चौहान, दर्शना और डॉक्टर मुंज परा को की छुट्टी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये बैठक शुरू हो गई है। अब इस बैठक में कई सारी चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। और मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हनी ट्रैप के चक्कर में कोकेन तस्करी का खेल कस्टम विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा है। इस दौरान अधिकारियों ने 81 ग्राम कोकेन बरामद किया है, जिसकी कीमत बाजार में 28 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए ट्रैप का शिकार हुआ था। आरोपी को स्थानीय पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पूछताछ अभी जारी है। तो वही संदीप सिंह मामले में सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है। संदीप पर यौन उत्पीड़न के आरोप पर सीएम का बयान आया है। संदीप सिंह अभी भी मंत्री हैं, ये कहा है खट्टर ने। मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है। संदीप के कैबिनेट में रहने से प्रभावित नहीं होगी जांच, ये उन्होंने कहा है। एफआईआर दर्ज होने से कोई दोषी नहीं होता, ये भी मनोहर लाल खट्टर ने कहा है। मामले की जांच अभी पुलिस कर रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर, पुलिस की जांच के मुताबिक कार्रवाई होगी, ये उन्होंने कहा है। ये खरीदे गए हैं। कुछ गाड़ियां थी पुलिस की, 152 अलग अलग विभागों की बोलेरो गाड़ी ये खरीदी गई हैं। और एक जो फूड एंड सप्लाई में फोर्टिफाइड जो चावल ये सप्लाई किया जाता है, तो उसका जो FRK उसका पोर्शन होता है, उसमें भी 30,000 टन इस चावल का फोर्टिफाइड का जो पोर्शन है उसकी खरीद की गई है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 663 करोड़ की जो आइटम्स हैं वो खरीदी गई हैं। और इसमें मुझे लगता है कि सारी नेगोशिएशन में आज 20 से 22 करोड़ रुपया इसकी बचत भी हुई है, जिसमें हमारे हर एक डिपार्टमेंट जिसकी प्रेजेंस होती है वो होते हैं। जो सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट जिसके जिम्मे खरीद करना होता है वो होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें होता है। और जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स जिनकी टीम बनी हुई है, जो हाई पावर परचेज कमेटी, वो सब होते हैं। तो हर प्रकार की नेगोशिएशन की जाती है और जिस भी मेंबर के ध्यान में जो बात आती है उस हिसाब से सामने वाले मेंबर से पूछते हैं।
बहुत बार तो अनाप शनाप जो रेट होते हैं उसका कंपैरिजन किया जाता है, आसपास की स्टेट्स हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है, पिछली परचेज हमारी जो हुई है उसका भी कंपैरिजन होता है, अगर प्राइस एस्केलेशन है उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो ऐसी सब बातों पर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये खरीद होती है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का नुकसान वो सरकार को ना हो। आखिर ये पब्लिक का एक्सचेकर है, इसको बचाना, इसका एक ही का पैसे का हिसाब रखना, ये हमारा काम है। और एक जानकारी आपको और भी बता रहा हूं कि अब फूड एंड सप्लाई का जो ये विभाग है, ये डायरेक्टरेट है, इसको हमने सीधा सीधा फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कर दिया है, क्योंकि मुख्य रोल इसमें फाइनेंस का ही ज्यादा होता है। पैसे की बचत करना, पैसा खर्च करना, सीधा सीधा इसका असर जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ता है। तो इसलिए इसका जो सारा डिपार्टमेंट का काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही होगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की आज गवाही नहीं होगी। जेल प्रशासन ने मौसम की खराबी का हवाला दे दिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि फिलहाल बांदा जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी की आज गवाही होनी थी, एमपी एमएलए कोर्ट में होनी थी मुख्तार अंसारी की गवाही, और उसरी चट्टी हत्याकांड में मुख्तार की गवाही होनी थी, लेकिन ज्यादा खराब मौसम की वजह से ये आज नहीं होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी की गवाही होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से जेल प्रशासन ने अभी इसके लिए मना कर दिया है। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।